और हजरात से भी गुजारिश करूंगा कि वो काइंडली जरूर अपना माइक खोल के थोड़ी दुआ कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम खबर साहब एंड मैडम अफशा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको और जज़ाए खैर दे। हम जैसे जो बिगिनर्स हैं उनको आप अपना फैज़ दे रही हैं और ये असल ज़िंदगी का मकसद ये फैज़ देना ही है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू जज़ाकल्लाह। जी कोई और साहब भी अगर अपना माइक खोल के हेलो करें, थोड़ा अपने बारे में बताएं। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओ डॉक्टर नासिर, मैं ना जज्बाती तौर पे यहाँ पे आया हूँ, मेरी आवाज़ इसलिए नहीं आ रही होगी। नहीं ठीक आ रही है। अभी मेरी कोई जान में मसला था, वो मैं निकलवा के आया हूँ। ओहो, अब आपने मुझे ये बताना है कि वो की अकल जाग। ओहो, ये तो बड़ा नुकसान हो गया कौम का। तो आप बताइए कि अब सोशल जो है वो क्या होगा। डॉक्टर साहब, ये कौम का नुकसान हो गया, आपने अकलदार निकलवा दी। कौम का क्या बनेगा आप ये बताएं। जी लेट्स मेरा कम्युनिकेट करते हैं, शुरू करते हैं। जी अच्छा प्लीज शुरू करें। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि ये कोई बिल्कुल फॉर्मल सा जुमला नहीं है, ये बड़ा ट्रूली मैं अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ कि थैंक्स टू बाबर साहब जब इन्होंने कहा कि इस टॉपिक पे बात कर लें। तो मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में डिफरेंट फैकल्टीज़ में भी इस पे बात करने का मौका मिला है। मैं क्यों इसको बहुत क्लोज टू माय हार्ट समझती हूँ कि मैं अपना पर्सनल एक एनेक्डोट छोटा सा आपसे शेयर करती हूँ और फिर मैं इसके ऊपर जाती हूँ, इसलिए मैंने बाबर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि मैं शुरू कर लूँ। मैं इसको एक मेटाफोर के साथ रिलेट कर पाती हूँ हमेशा, और जब भी मैं इस पर बात करती हूँ तो मैं इसी तरह से शुरू कर रही होती हूँ कि मैं 2005 से पाकिस्तान में ड्राइविंग कर रही थी और मैंने बाकायदा अपने एक जो हमारे सीनियर ड्राइवर थे उनसे ड्राइविंग सीखी थी, ड्राइविंग टेस्ट दिया था, लाइसेंस लिया था और फिर ड्राइव कर रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं यूएस गई और मैंने ड्राइविंग टेस्ट के लिए वो जो पहला थ्योरी का अटेम्प्ट होती है वो किया, तो उसमें मैंने काफ़ी सारे आइटम गलत ऑप्ट किया। जब मैंने वो गलतियां कर ली उस टेस्ट में तो वो उनका एक बड़ा मज़े का एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि वो आपको ड्राइविंग टेस्ट थ्योरी पहले देना होता है और अगर आप वो 25 आइटम्स में से आई थिंक एट मैक्स यू कैन हैव 7 मिस्टेक्स, तो फिर आप दोबारा दे सकते हैं अगर आप 7 से ज़्यादा मिस्टेक्स कर लेते हैं उसी वक्त वही टेस्ट। वो आपको बताते हैं आपके ये 7, 8, 9 आइटम्स जितने भी गलत हैं, मेरे 9 रॉन्ग थे, तो मैंने कहा आपके 9 आइटम्स गलत हैं, ये लें दोबारा कर लें, तो उसी वक्त वो टेस्ट आपको दोबारा देते हैं। तो दूसरी दफ़ा भी मैंने किया तो मेरे 8 रॉन्ग थे, तो 7 की लिमिट होती है। तो मुझे रियलाइज़ ये हुआ कि अच्छा मैं पिछले और एंड दिस इज़ 2009, तो मैं 2005 से 2009 तक ड्राइविंग कर रही थी और मुझे उस दिन ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे किसी ने रूल्स रेगुलेशंस उस तरह से ना सिखाए हैं, ना समझाए हैं, ना पढ़ाए हैं। जब मैं फिर वो आपको एक थ्योरी की बुक दे देते हैं, ये लो ले जाओ, अब 1 महीने तक तुम अटेम्प्ट नहीं कर सकती इस टेस्ट को दोबारा, तो 1 महीने तक तैयारी करके वापस आ। तो फिर मैं 1 महीने के बाद जब गई तो देन आई वाज फाइन। लेकिन इस मेटाफोर को इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि हम पाकिस्तान में रिसर्च कर रहे होते हैं, करवा रहे होते हैं और हमने अपने सीनियर्स से सीखी होती है, लेकिन किसी ने हमें कभी एक चीज़ इस तरह से नहीं सिखाई थी और समझाई थी, जो कि यूएस में अगेन ड्यूरिंग माय पीएचडी जब मैं कोर्स वर्क कर रही थी तो मुझे मेरे एकेडमिक एडवाइज़र ने कहा कि तुमने अब नेक्स्ट ईयर रिसर्च शुरू करनी है, तो उसका लाइसेंस लेने के लिए, रिसर्च का लाइसेंस लेने के लिए यू नीड टू गो थ्रू द ऑनलाइन मॉड्यूल्स ऑफ RCR, एंड RCR मीन्स रिस्पॉन्सिबल कॉन्डक्ट ऑफ रिसर्च। तो वहाँ हम जिसको रिसर्च एथिक्स कहते हैं, वहाँ ये पूरे 6 मॉड्यूल्स में हमें सिखाया गया और फिर हमें एक लाइसेंस नंबर दिया गया बाकायदा
कि नाउ यू आर अ लाइसेंस्ड रिसर्चर, बिकॉज बिल्कुल जैसे आप एक लाइसेंस्ड ड्राइवर है तो यू आर अ सेफ ड्राइवर ऑन द रोड, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी। सिमिलरली जब आप RCR रिस्पॉन्सिबल कॉन्डक्ट ऑफ रिसर्च का लाइसेंस लेंगे तो यू आर अ सेफ रिसर्चर फॉर व्हाट, फॉर गुड रिसर्च एंड फॉर एवरीबॉडी। तो ये मैं ज़रूर अपना इनिशियल एक्सपीरियंस शेयर किया करती हूँ कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। और अब मैं जो रिसर्च के कोर्सेज पढ़ाती हूँ उसमें एक पूरा यूनिट यही है, रिस्पॉन्सिबल कॉन्डक्ट ऑफ रिसर्च। तो ये मेरा एक छोटा सा पर्सनल इनिशियल शेयरिंग थी। अब बाबर साहब अगर आप पहले कुछ कहना चाहते हैं और फिर मैं टॉपिक को अनपैक करके सामने रखती हूँ। मेरा ख्याल आप कंटिन्यू करें, अनपैक करें। ओके सर। इस टॉपिक को जब मैं अनपैक कर रही हूँ तो मैं पहले सिर्फ 2, 3, 4 हेडिंग्स बोल देती हूँ और फिर मैं उनको बारी बारी ओपन अप करती जाऊँगी। सबसे पहला है इंटेग्रिटी ऑफ रिसर्च, सेकंड है ओरिजिनलिटी, थर्ड है ऑथेंटिसिटी या ट्रूथफुलनेस, फोर्थ है प्रोटेक्शन ऑफ रिसर्च सब्जेक्ट्स एंड एनवायरनमेंट, फिर है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और फिर है पब्लिशिंग एंड ऑथरशिप। तो मैं इस सीक्वेंस के साथ बात करूंगी, छोटी सी बात करूंगी और फिर मैं खोल दूंगी इसको आपके सामने कि आप क्वेश्चंस बिल्ड कर लें। तो मैं सिर्फ अपना थोड़ा सा शेयरिंग करती जाऊंगी कि इंटेग्रिटी ऑफ रिसर्च से मुराद जैसे जैसे मैंने इसको उन मॉड्यूल्स में सीखा और फिर जैसे जैसे मैं आज तक प्रैक्टिस कर रही हूँ फ्रॉम 2010 टू 2023 टुडे, पिछले 12-13 साल में। तो इंटेग्रिटी ऑफ रिसर्च से का जो करीब तरीन उर्दू का लफ्ज़ मुझे मिलता है इंटेग्रिटी का, वो मुझे लगता है कि वो हुर्मत है। किसी भी काम की इंटेग्रिटी से मुराद उस काम की हुर्मत है, यानी उसको उसकी पूरी इज़्ज़त व तहरीम के साथ किया जाए, उसको पूरा अब मैं 3 चीज़ें बोलने लगी हूँ। जब इंटेग्रिटी ऑफ रिसर्च हम कहते हैं, जब हम इंटेग्रिटी ऑफ रिसर्च कहते हैं तो इससे मुराद है कि उसको मुकम्मल अटेंशन दी जाए, उसको जितना टाइम रिक्वायर्ड है वो दिया जाए और उसके लिए जितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं उन रिसोर्सेज को अप्लाई करके वो रिसर्च की जाए और कंप्लीट डिटेल्स के साथ की जाए। आई रिपीट, मुकम्मल अटेंशन दी जाए, वक्त दिया जाए, रिसोर्सेज दिए जाएं और उसको कंप्लीट डिटेल्स के साथ किया जाए। तो दिस इज़ इंटेग्रिटी ऑफ रिसर्च एंड दिस इज़ फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिसर्चर अंडर द रिसर्च एथिक्स और रिस्पॉन्सिबल कॉन्डक्ट ऑफ रिसर्च। दूसरी चीज़, जब हम कहते हैं डिटेल्स के साथ कंप्लीट किया जाए तो इसमें मैं 2 बातें क्या करती हूँ कि बाज़ दफ़ा मैंने देखा है कि लोग डिलिमिटेशन के नाम पे एक बहुत बड़ी सी चीज़ को एक इतनी सी मैं उसको डिलिमिटेशन नहीं कहती, मैं कहती हूँ ये रिडक्शनिज्म है, आप फिनोमिना को रिड्यूस कर देते हैं। तो जब हम कह रहे हैं कंप्लीटनेस विद डिटेल्स तो इसका मतलब है कि फिर अपने आप को तैयार किया जाए, जितना या तो इतना बड़ा टॉपिक ही ना लिया जाए या इतनी बड़ी चीज़ को ना उठा लिया जाए। फॉर एग्जांपल मैं इनिशियल डिज़ाइन कर रही थी तो मेरी एडवाइज़र ने कहा कि ये एक लाइफ टाइम एजेंडा तो हो सकता है, ये एक स्टडी नहीं हो सकती। तो एक स्टडी को उतना डिज़ाइन करें जितना आप इंटेग्रिटी के साथ उसको कंप्लीट कर पाएँ। सेकंड, ओरिजिनलिटी के ज़ुमरे में जो चीज़ें आती हैं वो ये है कि ये एक आइडिया ऑफ योर रिसर्च ओरिजिनल है, आप उसका जो डिज़ाइन कर रहे हैं ऑब्वियसली रिसर्च पढ़ने के बाद प्रीवियस रिसर्च को देखने के बाद कर रहे हैं, लेकिन फॉर दिस स्टडी आप एक ओरिजिनलिटी के साथ काम कर रहे हैं और जहाँ कहीं आप आइडियाज़ बोरो कर रहे हैं वहाँ पर आप कोट भी कर रहे हैं, क्रेडिट भी दे रहे हैं, रेफरेंस भी दे रहे हैं। ओरिजिनलिटी ही का ऑपोजिट मैं समझती हूँ है प्लेजरिज्म। अगर आप ओरिजिनलिटी के साथ चलते हैं तो फिर आप हर एक शख्स को ड्यू क्रेडिट देते हैं, रेफरेंसेस देते हैं और जो आपका अपना आइडिया, आपके वर्ड्स, आपके आइडियाज़ हैं वो आप अपने नाम से
देते हैं. Then comes authenticity और truthfulness of your research. तो इसमें जो एहतियात परहेज़, हमारा एक कुलीग बड़े प्यार से कहते हैं कि डॉक्टर साहिबान ने जो एहतियात परहेज़ बताई है वो 3-4 चीज़ों से बताई है कि मैनिपुलेशन ऑफ टूल ना हो, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा ना हो और मेड अप डेटा ना हो. मैं रिपीट कर देती हूँ, मैनिपुलेशन ऑफ टूल्स ना हो, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा ना हो और मेड अप डेटा ना हो. तो दैट वुड बी ऑथेंटिसिटी एंड ट्रूथफुलनेस ऑफ योर रिसर्च. यानी आप अपनी पसंद के रिजल्ट्स लाने के लिए, और पसंद के रिजल्ट्स मुझे आज तक ये समझ नहीं आई, बल्कि इसमें मुझे कोई हेल्प करेगा तो अच्छी बात होगी कि व्हाई डू रिसर्चर्स वांट टू शो सर्टेन रिजल्ट्स, या व्हाई डू यू इवन वांट टू शो जब कोई, फॉर एग्जांपल आज एक स्टडी हमने देखी कि जी मेल फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं आया. तो नहीं आया तो नहीं आया, दैट इज ऑल्सो अ फाइंडिंग. तो ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई भी किसी भी किस्म की मैनिपुलेशन ऑफ डाटा करके या मैनिपुलेशन ऑफ टूल्स करके या मेड अप रिजल्ट्स करके उसको दिखाना था. जो है जैसा है उसको ट्रूली प्रेजेंट किया जाए, जो भी आपके डाटा से नज़र आ रहा है. Then comes protection of your subjects and environment. So protection of your subjects के ज़ुमरे में आती हैं ये चीज़ें कि जिन लोगों के साथ आप स्टडी करने जा रहे हैं या जिन लिविंग बीइंग्स के साथ आप स्टडी करने जा रहे हैं, वो चाहे इंसान है चाहे एनिमल्स हैं, कोई भी किसी भी तरह की रिसर्च होने जा रही है, तो उनकी प्रोटेक्शन का ख्याल किया जाए, यानी उनको किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचाया जाए. और दूसरा एक जो ह्यूमन सब्जेक्ट प्रोटेक्शन लॉ 1970s में आया था, उसमें इंटरनेशनली बहुत सारे रिसर्चर्स के लाइसेंस भी कैंसिल किए गए और बहुत सारी कंपनीज के लाइसेंस भी कैंसिल किए गए जो मेडिसिन की थी, कि बगैर इन्फॉर्म किए आप किसी को रिसर्च में शामिल नहीं करेंगे. ह्यूमन सब्जेक्ट आप उसका इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेंगे, उसको पता होना चाहिए. और जब मैं ये बात कर रही होती हूँ तो मैं इसमें एक जो सब हेडिंग है वो ज़रूर डालती हूँ कि एनी माइनर और एनीबडी और एनीवन इन जेल और एनी सबऑर्डिनेट टू समवन, ये सब लोग किसी ना किसी ऐसे सिनेरियो में हैं कि ये अपनी विल फ्रीली नहीं दे रहे होते. तो उस वक्त रिसर्चर के ऊपर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करे. वो उसको किसी ऐसी चीज़ में ज़बरदस्ती अगर शामिल किया जा रहा है तो वो कम अज़ कम रिसर्चर खुद ये इंश्योर करे कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए और मैं इन लोगों से डाटा नहीं लूँगा अगर ये विलिंगली नहीं आ रहे. एक बात. दूसरी है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी. कॉन्फिडेंशियलिटी इसको कहते हैं कि आप उनके नाम मेंशन नहीं करते, आप सुडोनिम्स यूज़ कर लेते हैं, आप आइडेंटिफायर्स रिमूव कर देते हैं. ये है कॉन्फिडेंशियलिटी. प्राइवेसी ये है कि दे कैन से नो टू एनी क्वेश्चन, एंड इफ़ दे थिंक कि ये बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, इफ़ दे थिंक देयर इज़ प्राइवेट इंफॉर्मेशन, तो दे कैन ऑलवेज से नो कि हम ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं देना चाहते. तो आपने उसकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी है और आपने कभी भी उसको रिवील नहीं करना उन चीज़ों को जिसको वो नहीं रिवील करना चाहता, और उसको फोर्स भी नहीं करना. तो ये भी एक तरह से कंसेंट के ज़ुमरे में भी आता है, लेकिन ये ड्यूरिंग द रिसर्च भी आपने उसकी प्राइवेसी को सिक्योर रखना है. फिर हम आ जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर. और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मुझे बाज़ दफ़ा ये लगता है कि वो जो मैनिपुलेशन ऑफ डाटा या मैनिपुलेशन ऑफ टूल हो रही होती है, एक्चुअली वो किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से होती है. हम बार बार स्टूडेंट्स को कहते हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उसमें रिसर्च मत कीजिए. वाई? बिकॉज आइदर यू आर पॉजिटिवली बायस्ड और यू आर नेगेटिवली बायस्ड और आप अपने रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस कर जाएंगे. तो ऐसे किसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में ना पड़े. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ ये नहीं होता कि किसी ने आपको कोई अच्छी सी ऑफर कर दी और कहा कि हमारे लिए अच्छे से रिजल्ट्स दे दो. दैट्स नॉट जस्ट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये भी हो सकता है कि मेरा इंटरेस्ट ट्रू रिजल्ट्स देना ना हो, मेरा इंटरेस्ट कुछ और हो, तो वो मेरी रिसर्च के रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस कर जाए.
And then last but not the least is rules and regulations regarding publishing and authorship. ये बहुत बड़ा ethical concern है कि आपने और आपके साथ कोई एक या दो लोगों ने मिलकर स्टडी की है तो उसकी ऑथरशिप में आप पहले से डिसाइड कीजिए कि जो प्रिंसिपल ऑथर कहलाएगा उसका क्या रोल होगा, जो सेकंड ऑथर थर्ड ऑथर हैं उनके क्या रोल्स होंगे, और फिर वो उतना ही काम करें। ये ना हो कि जो प्रिंसिपल ऑथर है वो क्योंकि सीनियर बंदा है तो वो प्रिंसिपल ऑथर है लेकिन काम उसने सबसे कम किया हुआ है। तो ये भी एथिकल कंसर्न है कि प्रिंसिपल ऑथर वो हो, फर्स्ट ऑथर वो हो जिसका मेजर इनपुट है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जिन लोगों का आपकी रिसर्च से कुछ लेना देना नहीं है सिवाय इसके कि वो आपका पेपर पब्लिश करवा रहे हैं या वो उसकी फीस पे कर रहे हैं, तो उनका नाम ऑथर्स में मत डालिए, उनका नाम एक्नॉलेजमेंट्स में डाल दीजिए लेकिन ऑथर्स में मत डालिए। तो पब्लिशिंग के और ऑथरशिप के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी रिसर्च एथिक्स के ज़ुमरे में आते हैं। द फाइनल थिंग आई वांट टू से इज़ कि पाकिस्तान में मैंने एक रिसर्च पेपर भी प्रेजेंट किया था वर्चुअल यूनिवर्सिटी पे। उस वक्त मुझे कोई 5 साल हो चुके थे जब मैं एमफिल और पीएचडी के थीसिस को रिव्यू करती थी। तो बगैर किसी इंस्टीट्यूशन के नाम के, बगैर किसी इंडिविजुअल के, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ये डेटा दिखाया था कि मुझे रिव्यू करते हुए रिसर्च एथिक्स कहाँ लूज़ नज़र आते हैं। तो विसल ब्लोइंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है। अगर आप रिसर्चर हैं, अगर आप इवैल्यूएटर हैं, अगर आप फैकल्टी मेंबर हैं, अगर आप एक रिसर्चर के दोस्त हैं, अगर आप एक रिसर्चर के कुलीग हैं, तो भी विसल ब्लोइंग कीजिए। जहाँ भी आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ विसल ब्लो ज़रूर कीजिए। सबसे पहले उस शख्स को कहिए कि बाज आ जाओ, और अगर वो बाज नहीं आता है, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे वो आपका कुलीग है, चाहे वो आपका सुपरवाइज़र है, चाहे वो आपका सुपरवाइजी है, लेकिन किसी भी सूरत में विसल ब्लो ज़रूर करें अगर कोई अनएथिकल हरकत आपको नज़र आ रही है। दैट्स नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल कॉन्डक्ट ऑफ रिसर्च, मुझे ऐसे लगता है दैट्स अ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज। और फिर एक बात मैं कहा करती हूँ कि हम विड्रॉ नहीं करते, हम विसल ब्लो करते हैं, हम उनको कहते हैं बाज आ जाओ, ये ना करो ये, लेकिन फिर हम उस प्रोसेस का हिस्सा बन जाते हैं। विड्रॉ करें, बैकआउट करते हैं कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि इसमें ये खराबी है। तो दैट्स माय पार्ट ऑफ द स्टोरी। अब हम इसको ओपन करते हैं क्वेश्चंस के।